हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ठीक है, साहित्यकार और हम उनकी रचनाएं आज हम करने वाले हैं। और ना केवल ये एमपीपीएससी एफएसओ की सीरीज चल रही है, बल्कि एमपीपीएससी के पेपर फर्स्ट जितने भी हैं और जिसमें ये वाला जो टॉपिक आता है, हम उसके लिए इसको मेनली करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे सामने एफएसओ है, इसीलिए हम उसको ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे अन्य एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा है। साहित्यकार और 226, हाँ ये देखो, आज हम करने वाले हैं 45 जो हमारा टॉपिक है, मतलब कि मध्य प्रदेश में साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को डाउट है और कुछ बच्चों को ये जो है कृतियाँ याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम आज इसको करने वाले हैं। ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत ट्रिक्स इसकी पता है, थोड़ी बहुत नहीं पता है, तो हम थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करेंगे कि ट्रिक थोड़ी सी लगाएंगे और फिर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देख लेते हैं। 226 लिखा था, मे बी मैंने तो देखा था। ओके, ये रही हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। ठीक है, अब उनको उन्होंने तीन प्रकार से बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक कालीन। ठीक है, और फिर लोक साहित्यकार, इस प्रकार से उनको बांटा हुआ है। और साथ में जो सृजन पीठ है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, और साहित्य कलाओं से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम सारी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। जब हम प्राचीन साहित्यकारों की बात, देखो साहित्यकार मतलब तो पता है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि हमें ये समझाना पड़ेगा, है ना। तो साहित्यकार जो हैं कौन कौन से हैं, कालिदास, भरथरी, बाणभट्ट, भावभूति और राजशेखर। हम सिर्फ इन्हीं को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, इसीलिए हम इनको केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, या फिर यही मध्य प्रदेश के होंगे, है ना, इनकी अवस्थिति यहाँ से होगी, या फिर जिन राजाओं के राजदरबार में ये है वो मध्य प्रदेश से होंगे, तो उस विशेष के दृष्टि से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जब ही मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं हम उनको देखेंगे, तो वो कौन कौन से हैं, केशव, पद्माकर, भूषण और राजा भोज। ठीक है, राजा भोज ना केवल परमार वंश के रूप में हम जाने जाते हैं, बल्कि ये साहित्य के रूप में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार में हम माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, साथ में हम बालकृष्ण शर्मायाबीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गजानन मानंद। इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान को हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी आगे हम देखेंगे, क्योंकि ना केवल इनका साहित्य में रोल है बल्कि हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और फिर जब हम लोक साहित्यकार में देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है, इसीलिए हम इनको भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट में, सबसे पहले कालिदास, मतलब प्राचीन काल के इतिहासकारों में हम सबसे पहले देख रहे हैं कालिदास को, कि इसने कौन कौन सी बुक्स जो है लिखी हुई हैं। ठीक है, पहली बात तो कालिदास कहाँ के थे, उज्जैन के। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है पहला वाला, कि कालिदास जो है किस जिले से संबंधित हैं, तो उसका आंसर हम क्या देंगे, उज्जैन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल संस्कृत के विद्वान थे। इनकी भाषा कौन थी, ना ब्रज थी ना कुछ भी थी, क्या थी इनकी भाषा, संस्कृत के विद्वान थे। और ये गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ना, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय बोल दो या फिर विक्रमादित्य बोल दो, ये गुप्त शासक हैं, इनकी नवरत्नों में ये शामिल थे। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, ये सारे लोग जानते ही होंगे। इन्होंने खंडकाव्य, महाकाव्य और नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। कालिदास एक तो कहाँ के हैं, उज्जैन के। दूसरा, ये संस्कृत भाषा से थे रिलेटेड। फिर ये किसके राज दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं हम ये देख लेंगे। हम इनका जो डीप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, उसमें केवल रचनाएं पूछी जाएंगी यदि इनकी पूछी जाएंगी। ठीक है, ठीक है, देखो
मेघदूत और ऋतु संहारम, इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, मेघ मतलब कि भी बादल हो रहा है और ऋतु भी उसी को संकेत कर रही है। मतलब ऋतु मतलब भी ऋतुएं होती हैं, है ना, जिसमें वर्षा ऋतु भी होता है। तो मेघ भी बादल, मतलब बादल का रोल तो बहुत अच्छा होता है। बादल नहीं है इसका मतलब है कि बहुत अच्छी कड़ाके की धूप है, बादल है मतलब वर्षा होने वाली, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ऋतु संहारम और मेघदूत एक प्रकार से मौसम से रिलेटेड है। तो दोनों की दोनों खंड काव्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। यदि इन दोनों के अलावा कोई और आ जाए तो हमें ये तो पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि कालिदास की कौन सी रचना है जो खंड काव्य है ना। तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब सेकंड हम देखेंगे रघुवंशम। देखो राम की बात कर रहे हैं इस प्रकार से, है ना। रघुवंश है जो रघुवंश हमारे, तो वो महाकाव्य है। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही। और फिर कुमार संभव, मतलब कुमार की बात हो रही, जैसे हमने देखा राम कुमार, है ना। कुमार कौन थे, हमारे राम जी। तो कुमार संभव, ये दोनों क्या है, महाकाव्य। फिर तीन आपको अलग ही दिख जाएंगे कि ये नाटक ही होंगे, विक्रम उर्वशी, माल विकाग्नि अग्निमित्रम, ठीक है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो तीन बड़े बड़े से नाम है वो नाटक है। बाकी किसी पर्सन का बोध हो रहा है, जैसे रघुवंशम, रघुवीर है ना, राम। फिर कुमार जी, कुमार संभव, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद करना है। ओके, तो हमारे एक राइटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरे पे चलने वाले हैं, वो क्या है, भर्तहरि। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और अब तो वंश भी पूछने लगे हैं और प्री मेंस में भी इनको ऐड कर दिया। देखो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में। हमने कालिदास का भी जन्म उज्जैन में देखा था और भर्तहरि का भी जन्म कहाँ देखा है, उज्जैन में। समाधि स्थल है जो राजस्थान में, थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, इसीलिए इसको याद करना है, ठीक है। अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। ऐसा कुछ माना जाता है कि देखो भर्तहरि की क्या थी, रानी थी जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। तो राजा ने रानी के लिए क्या लिखा, श्रृंगार शतक, ठीक है। मतलब वो उनकी सुंदरता का बहुत वर्णन करते हैं इसके थ्रू। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो कहीं से कोई ऋषि इनको एक सेब देते हैं, फल देते हैं और बोलते हैं कि ये जो खाएगा वो हमेशा के लिए मतलब अमर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी जो रानी को बहुत प्रेम करते थे, तो वो सेब ये रानी को दे देते हैं। बट रानी जो है किसी सेनापति या सैनिक को प्रेम करती थी, तो वो सेब वो सेनापति को दे देती है। सेनापति किसी दासी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो वो दासी या नर्तकी को दे देते हैं, ठीक है। अब दासी सोचती है कि मेरा जीवन तो ऐसे ही है, बेकार है, यदि मैं ये सेब राजा को दे देती हूँ तो वो लोगों का कल्याण करेंगे, ज़्यादा जिएंगे, ठीक है, हमारे राज्य की रक्षा होगी, कल्याण होगा। तो वो सेब आकर के फिर से कहाँ आ जाता है, राजा के पास। तो राजा जब पूरी कहानी सुनता है, समझता है कि कहाँ से ये सेब रिटर्न आया, मैंने तो रानी को दिया था। फिर इनका जो है ब्रेकअप हो जाता है, दैट मीन्स इनका बहुत हार्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके, ऐसा वाला कि ठुकरा के मेरा प्यारा मेरा इंतकाम देखेगी। तो उन्होंने जिस प्रकार से उनके लिए श्रृंगार शतक लिखा था, फिर नीति शतक मतलब उनको ज्ञान आ गया था, और फिर वैराग्य शतक मतलब दुख भी तो हुआ था ना यार, तो वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, ये तीन जो है भर्तहरि की रचना है। कहाँ से थे वो, उज्जैन से। उनकी समाधि कहाँ है, सरिस्का, ठीक है। इनको क्या शतक को क्या बोलते हैं, शतक त्रय, मतलब कि त्रय मतलब तीन शतक, ठीक है। ओके, अब हम करने वाले हैं बाण सागर। जब हम हर्षवर्धन पढ़ते हैं तो बाण सागर इनके जो है दरबारी कवि थे, ओके। हर्षवर्धन इन्हें क्या बोलते थे, चक्रवर्ती। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बात तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कन्नौज साइड में जो भी मतलब क्षेत्र था वहाँ पर हर्षवर्धन राज करते थे, ठीक है। तो इनके पहली बात तो ये राज दरबारी थे, किसके, हर्षवर्धन के। इन्हें बाना भत्ता भी कहा जाता है। अब आपके दो क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। जो बाणभट्ट है, हर्षवर्धन उन्हें कौन सी उपाधि दी है, तो चक्रवर्ती, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है चक्रवर्ती। और इनका अलग नाम मान लिया बाणाभट्ट, किसको बोला जाता है, तो बाणभट्ट को बोला जाता है, ठीक है। ओके, जिनके नाम पर बाण सागर परियोजना जो हमने पढ़ी है शहडोल में, ये इन्हीं के नाम पर बनी हुई है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बाणभट्ट की प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहारी था। उन्हें साहित्य की वनांचल का केसरी कहते हैं। देख रहे हो एक ही पर्सन को क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। देखो पहली बात तो चक्रवर्ती बोला किसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है, चक्रवर्ती। फिर सेकंड थिंग इनको क्या बोलते हैं, बाणाभट्ट, ठीक है, बाणाभट्ट। फिर एक क्या बोलते हैं, वनांचल का केसरी, ठीक है। तीन शब्द जो है, तीन उपाधि एक प्रकार से उनको मिली है, ठीक है, ओके। अब इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी, हर्षचरित। अब क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में थे तो हर्ष का चरित ही लिखेंगे। फिर कादम्बरी और चंडी शतक भी इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है, चंडी शतक, कादम्बरी, ओके। कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है पार्वती प्रणय जो है वो इन्हीं के हैं, लेकिन अभी हमने बस तीनों देखनी है। और जबकि कादम्बरी और हर्षचरित बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, फिर हम 4th नंबर पे पढ़ेंगे भावभूति। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे। भारतीय मिल्टन के नाम से इनको प्रसिद्ध है और वास्तविक नाम श्रीकंठ था। अब आपको क्या क्वेश्चन आएगा, भावभूति का रियल नाम बताइए। तो जो वास्तविक नाम है वो क्या है, श्रीकंठ, है ना। या फिर श्रीकंठ किस कवि का नाम था, किस साहित्यकार का नाम था, ये उल्टा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो जितने भी इनकी रचनाएं हैं सारी की सारी बिल्कुल अलग यूनिक है। मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, है ना, पूरी की पूरी राम जी के ऊपर है ना, रामायण के ऊपर है। मालती माधव भी कृष्ण है एक प्रकार से, देखो कृष्ण जी के बारे में भी उन्होंने बोला। फिर उत्तर रामचरित मतलब कि राम जी के बारे में भी बोला। फिर महावीर कौन, हनुमान जी। ऐसे इस प्रकार से तुम ये कैरेक्टर ले लो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों भावभूति, है ना, महान भावभूति हम ऐसे किसी को बोलते तो ये तीनों याद हो जाएंगे आपको, है ना। क्या क्या है, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। बहुत बार हम क्या है एक ही बुक को पढ़ने के बाद भी वही क्वेश्चन गलत करवाते हैं, क्योंकि हमें ना खुद पढ़ने से ज़्यादा यदि कोई बोलता है उसको समझाता है तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो ये जो ट्रिक है वो अच्छी है, ठीक है। किसी का सुना करो, बार बार यदि हम किसी का लेक्चर सुनते हैं ना तो हमें जल्दी याद हो जाता है। देखो अब ये राजशेखर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। अब हम इस तरीके से समझते हैं। आपने त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में सुना होगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ, है ना। ओह शिट, अभी इरेज करेंगे तो सब इरेज हो जाएगा। चलो इस तरीके से देखो, यहाँ पर थे राष्ट्रकूट, यहाँ पे थे पाल, यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों के वंश में रहते हैं राजपूत, ठीक है। ये जो राजशेखर है इनके दरबार में रहते, और हमारा मध्य प्रदेश इस तरीके से फैला हुआ है। जब यहाँ पर अटैक होते हैं तो राजशेखर फिर कलचुरियों के वंश में राज दरबार में चले जाते हैं, ठीक है। मैं बस आपको यही बता रही थी, और यदि हम उसको डीप पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और स्पेशली वो बच्चे जिनको हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो देखो राजशेखर हैं, पहली बात तो ये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। कौन सी भाषा के, संस्कृत के, ओके। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा, कौन कौन थे प्रतिहार वंश के राजा, महेंद्र और उनके पुत्र महिपाल। यदि आपको ऑप्शन आ जाए कि राजशेखर किसके राज दरबार में थे, मान लो आपको तीनों नाम आ गए, युवराज प्रथम, है ना, और फिर महिपाल या फिर महेंद्रपाल। यदि आपको ये तीनों नाम आते हैं तो आपको क्या लगाना है, पहले महेंद्र, क्योंकि ये पहले यहाँ थे, ठीक है। इन दोनों के राज दरबार में रहते, फिर इसके बाद युवराज के आते हैं। तो ऐसे सोपानी क्रम बोला जाता है, मतलब कि जिस इंसान के पहले वो राज दरबार में रहे। मान लो मैं हूँ, मेरा भाई है और यहाँ मेरे मेहमान आए हैं, तो पहले वो मेरे पास आए हैं, फिर इसके पास आए हैं, ठीक है। तो किसको बोला जाएगा, मेरे को पहले बोला जाएगा। मतलब यहाँ पे राज दरबार में जैसे बोल दिया कि राजशेखर किसके राज दरबार में थे, तो पहले प्रिविलेज दी जाएगी महेंद्रपाल को, ठीक है। फिर उसके बाद महिपाल को दी जाएगी। दोनों ऑप्शन में यदि ये दोनों हो तो महेंद्रपाल सही लगाना है, ठीक है, क्योंकि भाई इनका ये पुत्र है, बाप के पास पहले रहा था, तो इस प्रकार से देखना है ना। और फिर ये कलचुरी वंश के किसके राजा के पास चले गए थे, युवराज प्रथम। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, अब इनके रचनाएं देख लेते हैं। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी,
बाल रामायण, बाल भारत और हरविलास भी यहाँ पर है, हरविलास भी लिख लो, हरविलास, ठीक है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजी, बाल रामायण, बाल भारत और हरविलास। काव्य काव्य का से है पहले और फिर ये बी से है, KBH, ठीक है। KBH से हमें क्या याद रखना है, इससे 2 है और इससे भी 2 है, मतलब कि काव्य मीमांसा ये वाली रचना आ चुकी है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है या फिर किसकी रचना नहीं, ठीक है। ये चारों की चारों रचनाएं आपको वैसे भी हमने जब MCQ लगाए हैं इतने सारे, तो कम से कम हमें 4 से 5 बार रिपीट होके आए हैं राजशेखर जी, ठीक है। कभी इस प्रकार से पूछ लिया कि किसके वंश में थे, तो गुर्जर प्रतिहार, या काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर, या फिर कलचुरी वंश के कौन से शासक हैं जिनके दरबार में राजशेखर रहे। ये 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्पूर मंजरी में इन्होंने कलचुरी वंश का वर्णन किया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास, ठीक है। ये हो गया हमारे राजशेखर। मतलब हमने एंशियंट जो हिस्ट्री टाइम पे जितने भी साहित्यकार हैं हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से सारों को पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, हाँ, इसका MCQ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगी, तो हाँ भूलना नहीं है आपको, है ना, सारे के सारे अटेंड करने हैं। ओके, मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं हम उनके बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है यार, क्या करें। देखो, मध्यकालीन साहित्यकार पहला देखेंगे हम केशवदास के बारे में, ठीक है। केशवदास को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था, है ना। यही तो पहला इम्पोर्टेंट फेज है कि इनको पहली बात तो कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। इनकी जो लैंग्वेज है बहुत थोड़ी सी टफ थी और यूज़ भी ऐसे ही करते थे वो अपनी कविताओं में, ठीक है, या नाटकों में व्यंग्य करते थे। फिर केशवदास को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में थे, ये दोनों फैक्ट याद रखने। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे। हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि ओरछा के जो नरेश रहते हैं इंद्रजीत, उनके राज दरबार में ये थे। केशव ने श्रृंगार रस से अधिक रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। सॉरी, ये नाटककार नहीं है, काव्य लिखा है ना, तो कविताएं लिखते थे, बट उनको भी इस ढंग से लिखते थे कि टफ थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेली, मिश्रित और ब्रिज भाषा का यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं। इनकी प्रिय प्रिया नाम से थोड़ी सी ज़्यादा है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, दोनों बहुत आती हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, राम बाबरी चंद्रमाला, ये दोनों तो नहीं, लेकिन ये कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये तीनों याद रखनी है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ठीक है। ओके, पहले 2 बातें इसकी याद रखो, पहले योजनाओं याद रख ले, दूसरों जो ओरछा में जो इंद्रजीत हैं इनके दरबार में थे, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लेना। हाँ, पद्माकर के बारे में रचना हमें ऑलरेडी पूछ चुके हैं। देखो, सागर में इनका जन्म हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सागर में कौन से जो है कवि हैं इनका जन्म हुआ था, तो कौन थे ये, पद्माकर। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि थी। किसने उपाधि दी, कौन थे वो और किसको उपाधि दी, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। तो जयपुर के नरेश क्या नाम था इनका, प्रताप सिंह। इनको पद्माकर भट्ट को क्या, कविराज शिरोमणि बोला है। इनकी भी थोड़ी सी गंगा लहरी, यमुना लहरी, और ऐसे ही कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, केशवदास की। केशव से कवि, इस प्रकार से याद रखना, केशव से कवि। ऐसे ही गंगा लहरी, यमुना लहरी और जगत विनोद राम रसायन। राम रसायन ये जो रचना है कम से कम 2 से 3 बार हमारे MCQ में आ चुकी है, तो इनकी हमें सारी की सारी याद करनी है। गंगा लहरी, पद्माकर, यमुना लहरी, जगत विनोद राम रसायन, हितोपदेश, पद्मावरण, प्रबोध पचासा, ठीक है, सारे की सारी याद कर लो, क्योंकि ये जो है सर बहुत आ चुके हैं। एक राजशेखर की पूरी रचना याद करनी है और इनकी, हाँ, हमारे भोज आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में। परमार वंश के बहुत ही प्रमुख शासक, ठीक है, ठीक है। परमार वंश के महान शासक के साथ साथ साहित्यिक में भी रुचि रखते थे। अब इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांग, सूत्रधार, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश और बहुत सारी, युक्ति कल्पतरु, है ना, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती, कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांग, सूत्रधार, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश और फिर युक्ति कल्पतरु।
ये तो तुम रट लो, है ना। बहुत सारी रचनाएं आती है, युक्ति कल्पितरु में विधि बनाने की है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैसे निर्माण करें इसका, इस प्रकार से चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजा भोज। अच्छा, राजा भोज यहीं तक थे, इनकी रचनाएं याद करो, ठीक है। और हम हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही कि इनके राज दरबारी कवि कौन थे, ये वो। अब भूषण के बारे में देखेंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका खुद ही भूषण या शिवाजी, छत्रसाल, भूषण, हजारा, भूषण, भूषण से स्टार्टिंग है। पहली बात तो इनका नाम क्या था, जटाशंकर। हमने ये भी देखा है MCQ में ये आया था कि जटाशंकर किसका उपनाम है, तो भूषण का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर में। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, याद करो, हम कर चुके हैं इसको। भूषण को बुंदेला शासक कौन थे, छत्रसाल का संरक्षण था। चित्रकूट के जो सोलंकी राजा हैं इन्होंने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। दैट मीन्स ये पहले कौन, क्या नाम से जाने जाते थे, जटाशंकर। याद है, जटाशंकर, ठीक है। सोलंकी राजा जो है चित्रकूट के, इन्होंने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। और हिंदू जाति के प्रतिनिधि भी बोला जाता है। ये जो है शिवाजी की बहुत प्रशंसा करते हैं, शिवाजी के ही साइड पे थे। और औरंगजेब का जो है, औरंगजेब की बहुत ज़्यादा बेइज्जती टाइप की करते हैं, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है, और जितने भी ये लिखे हैं या तो शिवाजी की वीरता के लिखे हैं या तो फिर छत्रसाल के ऊपर लिखे हैं, ठीक है। और भूषण नाम आएगा उनकी कवि, जैसे शिवराज भूषण, शिवा भावनी भूषण, छत्रसाल दशक, है ना, छत्रसाल के दरबार में थे तो छत्रसाल दशक बोलेंगे। भूषण हजारा, भूषण विलास। तो ये आपको कंफ्यूज कहीं से भी नहीं करने वाली, आप पे सारी रचनाएं बन जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी हम कर चुके हैं। और हाँ देखो, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्यकार, ठीक है। आधुनिक साहित्यकार को हम ले रहे हैं सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी जो है कविताएं बहुत आती हैं। देखो, सबसे पहले इनका जन्म पूछा जाता है कहाँ हुआ है। अब तो बावई जो है इनकी कर्म भूमि रही, है ना। माखन नगर भी हो गया है इनके क्षेत्र का नाम, इन्हीं के नाम पर। बावई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, बट कर्म भूमि कहाँ थी, खंडवा में, ठीक है। भारतीय आत्मा इनको बोला जाता है। तो आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है। देखो, मैं समझ रही हूँ कि आपको ना एकदम से प्रेशर पड़ रहा है, बहुत सारी आपको पढ़ना है। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस हमें पढ़ना है या रट्टा मारते जाना। देखो, आपके पास यदि 8 घंटे भी हैं तो आप 2 घंटे MP को दो। यदि आपकी MP बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं भी है, तो आप कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर दो MP के लिए डेली, है ना। तभी आपकी तैयारी हो। आप सोचेंगे कि हम संडे टू संडे पूरा पूरा करेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं वही चीज़। तो धीरे धीरे जब आप रिवाइज करेंगे, आप 1-1 घंटे दो, 5-6 घंटे हो जाएंगे एक हफ्ते में। तो फिर जो संडे रहेगा उसमें आप उसको रिवाइज कर लेना, और फिर जो टाइम मिले और आप उसको और पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो, अब इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है, स्पेशली कर्मवीर को बहुत पूछा जाता है। कौन कौन सी थी, प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने खंडवा से किया, और कर्मवीर संपादन जबलपुर से किया। प्रभा का तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कर्मवीर जो है इनकी संपादन पुस्तक पूछी जाती है। पहली बात है तो पत्रिका पूछी जाती है, दूसरा पूछा जाता है जिला। तो कर्मवीर पत्रिका पूछी जाती है और जबलपुर जिला पूछा जाता है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमक्रीटनी कविता संग्रह के लिए 1945 में 55 में साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन MPPSC प्री में ऑलरेडी पूछा गया है। तो क्या नाम था, हिम तरंगिनी। इनकी 2 कविताएं हैं, हिम तरंगिनी, हिमक्रीटनी। यहाँ पे हिमक्रीटनी भी लिख लो, क्रीटनी यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो, हिम तरंगिनी, हिमक्रीटनी। फिर कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा हमने बचपन में पढ़ा होगा, यदि आप सरकारी स्कूल से हैं तो आपको ये चैप्टर मिला होगा, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, ठीक है। हाँ, हिमक्रीटनी, हिम तरंगिनी आता है, और पुष्प की अभिलाषा बहुत पूछा जाता है, बट हम सब देख लेते हैं। साहित्यिक देवता, दीप से दीप जले, ठीक है। हाँ देखो, माखन से ही तो घी बनाया जाता है ना। माखन जब हम रखते जाते हैं नैनू बन जाता है, और उसी से तो घी बनाया जाता है। तो घी डालेंगे किसी दीप में, तभी तो दीप से दीप जलेंगे कि नहीं। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख लो। पुष्प की अभिलाषा तो जरूर याद रखो, माखनलाल चतुर्वेदी की। गजानन मुक्ति बोध, है ना, गजानन मुक्ति बोध, इसको हम रिलेट कर रहे हैं गणेश जी से।
थोड़ा सा यहाँ पे जब ज़्यादा रचनाएं आने लगी, वहाँ पे हमने देखे थे साहित्यकार प्राचीन और मध्यकालीन, उन लोगों की ज़्यादा रचनाएं नहीं थी, बट यहाँ पर नाम भी बहुत बड़े हैं और रचनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे हम गणेश जी से रिलेट करेंगे, उनकी सूढ़ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है गणेश जी की। कोई मजाक नहीं उड़ा रही मैं, बस मैं बता रही, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, है ना, सॉरी हाँ, पहले तो गजानन मुक्ति बोध का जन्म कहाँ था? शिवपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। शिवपुर में इनका जन्म हुआ था, गजानन मुक्ति बोध का। अब चांद का मुंह टेढ़ा, अब मुंह टेढ़ा मतलब इस प्रकार से सूढ़ टेढ़ी है ना गणेश जी की। फिर अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। अब दूसरी रिलेट हम ये कर रहे हैं कि जो शिवपुर है मुरैना क्षेत्र का है, भिंड मुरैना क्षेत्र, चंबल क्षेत्र है ना, तो चंबल क्षेत्र में हमने देखा है डाकू बहुत मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं वो? ऐसे जैसे मान लो ये चंबल क्षेत्र है, इस प्रकार से गड्ढे गड्ढे बने हुए है ना, तो वो अंधेरे में छुपे होते हैं। फिर कौन छिपे रहते हैं? वो ब्रह्म राक्षस टाइप के रहते हैं, ठीक है। चंबल की छाती देखो, शिवपुर से भी है और चंबल की भी छाती। और जब गड्ढे वाले चंबल क्षेत्र में इतनी भीड़ वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे भूरी भूरी खाक धूल उड़ती है, ठीक है। सतह से उड़ता हुआ आदमी, मतलब ये डाकू जो सतह के अंदर छुपे रहते हैं वो ऐसे उड़ते हैं, तो सामने वाला देख के तो यही बोलेगा सतह से उड़ता हुआ आदमी, बट वो आदमी नहीं, डाकू है ना, है तो काइंड ऑफ आदमी ही। इस प्रकार से हम जो है इसको याद कर सकते हैं। देखो हम फिर से याद करा रहे हैं, इसमें दो चीज़ों से लिंक करना है। पहली बात है गजानन, मतलब कि हम कर रहे हैं कि इसको गणेश जी से रिलेटेड। दूसरा, जहाँ से इनका जन्म हुआ है, मतलब कहाँ पे? शिवपुर में। ओके, रात के 1 बज रहे हैं तब भी लोगों का ये लोग निकलना कम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देखें। चांद का मुंह टेढ़ा, गणेश जी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना, क्योंकि सूढ़ रहती है इस प्रकार से, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा हमने बस उससे रिलेट किया है। अब शिवपुर कहाँ है भाई? चंबल क्षेत्र में। हम देखेंगे ये भिंड है, ये मुरैना है, ये शिवपुर है, ये पूरा चंबल क्षेत्र है। यहाँ पर क्या रहता है? बीहड़ वाले क्षेत्र, गड्ढे गड्ढे बीहड़ वाले क्षेत्र। तो अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, मतलब जो अंधेरे में ये डाकू कैसे दिखाई देते हैं? ब्रह्म राक्षस टाइप के। चंबल की छाती में इधर रहते हैं, मतलब चंबल की छाती तो रिलेट हो गया, भूरी भूरी खाक धूल। और इन्हीं क्षेत्र में जो बीहड़ रहती है तो उसमें बहुत सारी धूल उड़ती है। फिर सतह से उठता हुआ आदमी, इस क्षेत्र से सतह से उठता है कोई तो हमें दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ लिखा विपात्र। हाँ, आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब सुभद्रा कुमारी चौहान को हम देखेंगे। इनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, बट कर्मस्थली जो है जबलपुर में रही। और जब हम बहुत सारे आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे जंगल सत्याग्रह हुआ और असहयोग आंदोलन हुआ हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बहुत आएगा, ठीक है। और इनका जो विवाह है किससे हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। थोड़ा सा याद रखो कि ये खंडवा में विवाह हुआ था और कौन थे वो? लक्ष्मण सिंह। इनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी 1948 में ही, सिवनी में, ठीक है। इनकी जो रचनाएं आती हैं वो ये हैं बिखरे मोती, त्रिधारा और मुकुल। ये 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बिखरे मोती, त्रिधारा और मुकुल, इसकी कोई वो नहीं है ट्रिक, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं। इसीलिए जब हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं ना, तो चाहे हमारे पास वो उसकी ट्रिक भी ना हो, लेकिन हम उसको याद कर लेते हैं। तो वही आपको याद करनी है। क्या नाम है? त्रिधारा, है ना, त्रिधारा, फिर मुकुल, फिर झांसी की रानी, सभा के खेल, और बिखरे मोती, उमदानी, जलियांवाला बाग। ये पांचों के पांचों आपको याद करना है। स्पेशली आपको त्रिधारा करनी है, त्रिधारा, फिर मुकुल करना है, फिर बिखरे मोती करना है, ठीक है। फिर झांसी की रानी, बहुत अच्छा शो भी चल रहा था, है ना, झांसी की रानी आपने देखा होगा, वो सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर जलियांवाला बाग। ओके, हमने कर लिया। हरिशंकर परसाई का जब हम देखेंगे, इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ? होशंगाबाद। हरिशंकर होशंगाबाद, हरिशंकर होशंगाबाद। इनकी जो जितनी भी रचनाएं होंगी वो टफ भी नहीं लगेंगी, और इनकी रचनाओं में ऐसा लगेगा क्या पता है इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा लिखा होगा। मतलब कि इनकी रचनाएं सुनने में ऐसा लगता है कि क्या है यार, एकदम फनी वे में बोलते हैं। जैसे तट की खोज, निठल्ले की डायरी, है ना, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना और निंदा रस,
है ना। ये जो है बहुत, देखो जैसे अब हम किसी हरिशंकर परसाई मतलब कि किसी एक पर्सन, ठीक है। अब पहली बात तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी पत्रिका का क्या नाम था, वसुधा, और फिर प्रहरी। हम किसी हरिशंकर के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि कोई पर्सन है, क्या नाम है उसका, हरि या फिर शंकर। वो इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार था, है ना, बिल्कुल सदाचारी टाइप का था। और उसकी मकान मालिक जो थी वो बहुत थोड़ी सी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रूड थी, ठीक है। तो ये क्या काम करता था, टॉर्च बेचता था, बस कुछ नहीं, और ये चाहता था कि बस हमें मंजिल मिल जाए, ठीक है। तो तट की खोज, ये हमेशा तट की खोज लगा रहता था, मतलब मिशन या उद्देश्य कोई कोई हमें कुछ काम अच्छा सा मिल जाए, है ना, तट की खोज करना चाहता था। मतलब कि तट की खोज से समझ में आ रहा है, मतलब कि मिशन या फिर मेरा उद्देश्य क्या है वो उसको खोजना, ठीक है। निठल्ले की डायरी, एक बार मकान मालिक ने हरी की पुस्तक पढ़ ली और देखा, देखो तो बड़ी बड़ी बातें करता है और निठल्ला सा रखा है ना, बस टॉर्च ही तो बेचता है ना, और इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तट की खोज करना है मुझे, मेरा उद्देश्य कंप्लीट नहीं हुआ है। और उस निठल्ले की डायरी किसने पढ़ ली, मकान मालिक ने, कि देखो तो बस टार्च ही तो बेचता है। फिर और उसने ये भी लिखा था कि जो मेरी मकान मालिक है वो रानी है, लेकिन नाक फन जैसी, ठीक है, सांप की जैसी है, और देखो तो, और सदाचारी बनता रहता था। वो है भी एक्चुअल में, है ना, सब अपने मकान मालिक को ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा सदाचारी बनता रहता है, ठीक है। फिर ठिठुरता गणतंत्र भूत के पाँव पीछे, मतलब मकान मालिक कहती है कितना भी अच्छा बन जाए ये, लेकिन भूत अपने दिखाई देता है पे। फिर पगडंडियों का ज़माना, निंदा रस, ये सब, है ना, उसने उसकी निंदा करी और थोड़े एक दो और रिलेट कर लिया। इस तरीके से है, थोड़ा सा सोच समझ के इमेजिन करते जाना कि इस प्रकार से था। यदि कोई भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं तो जल्दी से ये चीज़ याद हो जाती है। हाँ, अब हम शरद जोशी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछी जाती हैं। क्या है, उज्जैन में इनका जन्म हुआ है और फिर इनको पद्मश्री भी मिला था 1990 में। देखो जैसे शरद जोशी पे हमें नाच है, ना और जा, है ना, ना से 9 आएगा, जा से 0 आएगा, ठीक है। तो 1990 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। हाँ, अब हम इनकी देखेंगे हाँ, इनकी हम रचनाएं देखेंगे। देखो जैसे कोई लड़की है और उनका कोई आशिक है, ठीक है। कोई लड़की, जैसे ये घर है और यहाँ पर रहती है पर्टिकुलर लड़की, ठीक है, और यहाँ पर सामने वाला आशिक, तो वो उसकी गलियों में परिक्रमा करता है, ठीक है, परिक्रमा करता है। फिर ये उसको बोलती है कि आप आना, मेरे से मिलना, हम सुबह 4 बजे मिलेंगे। तो वो, अब ये इसके घर से ये बहुत ज़्यादा दूर है, मान लो 25 किलोमीटर, तो ये जीप पर जाने की कोशिश करता है, मतलब कि हम जीप से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, लेकिन जीप पर क्या रहती है, इल्लियाँ रहती हैं, ठीक है। फिर इसको दिखता है एक गधा कि हम क्या उसी पे बैठ के जाएं, और वहीं पे दिखता है गधे के पास अंधों का हाथी, समझ रहे हो। तो वो सोचता है कि अरे यार ये सभी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हैं, इसीलिए हम खुद ही चले जाते हैं, जादुई दुनिया सी लग रही है मुझे। और वो इमेजिन कर रहा था कि हम देखो 4 बजे मिलने वाले हैं, तो तिलिस्म में मतलब जादुई दुनिया। फिर किसी बहाने वो जाता है ना, फिर किसी बहाने मतलब कि किसी और रास्ते से वो जाता है, और फिर इमेजिन करने लगता है कि लड़की आएगी तो मैं उसको बोलूँगा कि राह किनारे बैठ, है ना। लेकिन वो जैसे ही जाता है वहाँ कोई लड़की नहीं आती 4 बजे सुबह के, और फिर उसका जो है ब्रोकन हार्ट हो जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं और केवल मैं। बेचारा, देख रहे हो कितना डीप बोल रहा है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा अनोइंग लग रहा होगा, लेकिन इसको इस तरीके से इमेजिन करोगे ना तो याद होगी, है ना। बेचारे ने घर की परिक्रमा लगाई और फिर बोला कि हम 4 बजे मिल रहे हैं सुबह। फिर वो जीप से जाने की कोशिश कर रहा था, बट उसमें इल्लियाँ बैठी थी। फिर उसको गधा दिखा एक, लेकिन गधों के बगल में हाथी था, और वो भी सबका अंधों का, मतलब गधा भी हाथ मतलब अंधा था, ठीक। अब वो इमेजिन कर रहा था कि क्या मस्त तिलिस्म होगा, मतलब कि जादुई दुनिया होगी जब वो आएंगी, है ना। फिर मैं किसी बहाने से उनको बोलूँगा कि राह किनारे बैठिए, लेकिन वो नहीं आती, उनका ब्रोकन हो जाता है हार्ट। फिर वो कहते हैं कि मैं और केवल मैं, ठीक है। आई होप कि आपको
जिसने भी पूरा लेक्चर देखा होगा उसको ये ट्रिक ना अच्छी फ़नी लगी होंगी, ठीक है। ओके, हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये वाली ट्रिक तो मैंने किसी सर की देखी हुई है। देखो, पहली बात तो हमें ट्रिक में ये नहीं देखना कि इसकी क्या है, बस हमें याद होना चाहिए किसी भी प्रकार से। इनका जन्म जो हुआ था शाहजहाँपुर में हुआ था, है ना। इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। ये जिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे, देख रहे हो, संविधान के सदस्य भी रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैम, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप पत्रिका का सह संपादन किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है। नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य, मतलब कौन कौन से, प्राणापण और आत्मसर्ग भी लिखे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC प्री में बहुत पहले, तो आपको थोड़ा सा याद रख के चलना, ठीक है। ओके, अब एक उर्मिला रहती है, उनकी वाइफ, जिनको वो देखते रहता है कुल मिला के। वो जब वो कुमकुम लगाती है तो आप अलग, है ना, इस प्रकार से रश्मि रेखा। उनकी जो वाइफ रहती है वो कुमकुम लगाती है तो उनकी जो पलक है उन पे से हटती नहीं है। इस प्रकार से ये तीनों जो है याद कर लेना। इसकी और भी ज़्यादा रचना थी, बहुत बड़ी ट्रिक बनती थी, बट आप इनको 3 वो याद कर लेना और ये रश्मि रेखा खुद से याद कर लेना, ठीक है। हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र जो है, इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 2 में आया था या फेज़ 1 में आया था, ठीक है। और ये कब का पेपर है, 2022 का पेपर है, ठीक है। तो इनका जन्म पहली बात तो टिगरिया ग्राम, इनका भी कहाँ पर हुआ था, होशंगाबाद में, और कार्य क्षेत्र इनका महाराष्ट्र में है। सहजता का कवि इनको बोला जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अब इनकी जो रचना आई थी 2022 में, ये आई थी सतपुड़ा के जंगल, ठीक है। लेकिन हमें इसमें कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा याद कर लो। गीत फरोश, सन्नाटा, भुनी हुई रस्सी, कालजयी और गांधी पंचसती। मैं 2-3 थोड़ा सा जो रचनाएं हैं उनके बारे में बोल सकती हूँ। जैसे हम किसी गीत फरोश, ठीक है, किसी को बोल रहे हैं कि हम गीता का आयोजन करने वाले हैं, लकड़ियाँ बकड़ियाँ ले जाओ, पूरी रात होने वाली है ये कथा, ठीक है। तो भवानी पर्सन को भेजा जाता है कहाँ पर, सतपुड़ा के जंगल में, ठीक है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा था सतपुड़ा के जंगल में, और कालजयी मतलब कि बिल्कुल अंधेरा था, है ना, और वहाँ पर डली हुई थी भुनी हुई रस्सी। इस तरीके से हम जो है याद करेंगे, है ना। किसी भवानी को हम बोले गीता करने वाले हैं और रस्सियाँ ले आओ, कुछ हम आयोजन करेंगे, कुछ लगाएंगे, उसमें कुछ डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो वो जाता है सतपुड़ा के जंगल में, और जंगल में क्या है, सन्नाटा था बहुत, और कालजयी था मतलब अंधेरा था, डार्कनेस थी। फिर ये जो गांधी पंचसती है, थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, बाकी फिर वहाँ पे उनको क्या मिल जाती, भुनी हुई रस्सी, ठीक है। हाँ, इनकी यही वाले थे मुल्ला रामू जी, जिसमें गुलाबी गुलाबी। हाँ, ये जो देखो, इसमें बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं। इनकी जितनी भी योजना है उसमें गुलाबी गुलाबी करके लिखा रहता है। बट एक जो ये वाली है लाठी और भैंस, ये काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी तो नहीं, मुझे नहीं पता कैसी है, बाकी ये पूछी गई है, ठीक है। औरत जात भी इन्हीं ने लिखी, थोड़ी सी अलग है इनकी रचनाएँ। देखो क्या नाम है इनका, मुल्ला रामू जी। इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद सिद्दीकी जी मुल्ला रामू जी, ठीक है। इनको गुलाबी उर्दू का जनक माना जाता है। अब क्वेश्चन में आ जाए गुलाबी उर्दू का जनक किसे बोला जाता है, तो मुल्ला रामू जी, ठीक है। देखो, लाठी और भैंस मतलब जिसकी लाठी उसी का बैठ, तो लाठी और भैंस इनकी है। फिर औरत जात भी इनकी है, अंगूरा मुसाफिर खाना। इनके अलावा जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो गुलाबी से ही स्टार्ट होती हैं, मतलब कि गुलाबी नाम भी रहता है उस रचना में, ठीक है। तो ये दोनों तो याद कर लो, कौन सी, लाठी और भैंस, दूसरा औरत जात, ठीक है। कृष्ण जी सरल, इन्होंने सबके बारे में लिखा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, स्वराज्य तिलक, फिर देश से प्राण शहीद। इन्होंने जितना भी लिखा है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा है, और बहुत अच्छी अच्छी, जैसे मोटिवेशनल टाइप, स्वराज्य तिलक, है ना, फिर सुभाष चंद्र बोस, देश से प्यार, शहीद, वीर वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, आचार्य नंद दुलारी जो वाजपेयी हैं, इन्होंने कवियों और लेखकों के नाम पर ही लिखी है, मतलब जयशंकर प्रसाद, देखो इनकी कृति ही है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और महावीर सूरदास, महाकवि निराला, है ना,
रस सिद्धांत। इस तरीके से ये कौन थे हमारे नंद दुलारे ही थे, सबके नाम पर ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिख दी हैं। इनका जन्म भी कहाँ पर था, इनका जन्म तो हुआ था यूपी में, बट मृत्यु कहाँ पे हुई थी, हमारे उज्जैन में। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अमृतलाल बेंगड़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये गुजराती और हिंदी भाषा के चित्रकार और साहित्यकार। देखो, अमृतलाल बेंगड़ से दो चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या चीज़ें कि जो ये कौन कौन है। अब हमने देखा था एक ऑब्जेक्टिव में आया था साहित्यकार और एक ऑब्जेक्टिव में आया था चित्रकार। मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये दोनों हैं, मतलब साहित्यकार और चित्रकार अमृतलाल बेंगड़ दोनों हैं, ठीक है। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था और इनका निधन अभी हुआ 2018 में, लॉकडाउन से पहले। इनकी रचनाएं देखो, इन्होंने नर्मदा पे से ही सारी की सारी रचनाएं लिखी हैं, नर्मदा से, ठीक है। धीरे धीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, धीरे धीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ठीक है। ओके, हाँ, अब हम देखेंगे लोक साहित्य, क्योंकि वो जो पहले थी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। 40 मिनट हो चुके हैं, देख रहे हो। हाँ, लोक साहित्य का जब हम देखेंगे तो क्या है, जगनिक के बारे में हम देखेंगे। जगनिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आलाखंड के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि आपको याद होगा। इनका संबंध कहाँ से है, बुंदेलखंड से है। इनकी प्रमुख रचना आलाखंड या आला गायन, जिसमें कितने खंड हैं, 52 खंड है, ठीक है। पहली बात तो खंड भी पूछे जाएंगे, और विश्व की सबसे बड़ी काव्य है ये, है ना। कौन है रचनाकार, जगनिक है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, बुंदेलखंड। विश्व की सबसे लंबी कविता आलाखंड है। कितने खंड है इसमें, 52। सिंगार जी के बारे में देखेंगे, ये इनका क्षेत्र कौन सा है, निमाड़। हमारा एक क्वेश्चन कल ही की जो MCQ है उसमें आया हुआ था कि जो निमाड़ में है, निर्गुणिया जो जितने भी गान होते हैं, कबीर गान हो गया, मीरा और सिंगार जी, किस क्षेत्र में होते हैं, तो ये हमने निमाड़ क्षेत्र पढ़ा हुआ था। अब निमाड़ का कबीर भी इनको बोला जाता है। इनका जन्म बड़वानी में हुआ था और पशु रक्षक देव के रूप में इनको पूजा जाता है। इनकी जो कविता है, रचना है, नहीं पूछी जाती, बट हम पढ़ेंगे। देखो, इनकी कविता ऐसी है, 12-15, है ना, मतलब 12 मासी और 15 तिथि, अंक टाइप के लिखे हुए हैं। गाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाग जी के जन्म को लेकर विवाद है, ठीक है। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है। द मेन थिंग इज अबाउट हिम कि इनकी कहानी कृषि से संबंधित है। ये अकबर के समकालीन थे। फिर इनकी रचना क्या है, गाग वाल्मीकि की रचना है, इन्हीं के नाम पर है। ईसरी की भी ऐसे ही है। ईसरी जो है, इनकी जन्म कहाँ हुई थी, झांसी में। फिर इनका पूरा नाम हरताल ईसरी है। ईसरी की फाग, ईसरी का प्रकाश, सब ईसरी नाम आएगा। द मेन थिंग इज़ कि हमें ये पढ़ना है कि ईसरी के समकालीन जो 2 अन्य कवि हैं वो कौन कौन से हैं, गंगाधर और ख्यालराम। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है। क्या है, गंगाधर और ख्यालराम। इन तीनों को बुंदेलखंड में बृहत्त्रयी बोले जाते हैं। जैसे हमने देखा था शतकत्रयी, ठीक है, हमने जब भर्तृहरि पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर इनको बुंदेलखंड में बृहत्त्रयी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आया था कि बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है, मतलब ईश्वरी का नाम भी आया था, गंगाधर का नाम भी आया था, ख्यालराम का भी नाम आया था, साथ में किसी और पर्सन का भी आया था, ठीक है। साहित्य कला से जुड़ी संस्थाओं को हम कभी और करेंगे। बाकी अभी हमारा लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर भी वही सब लिखा है कि ये कौन से ज़िले में जन्मे और फिर इनका समारोह कहाँ मनाया जाता है। जैसे ये हमने ये सब कर लिए हैं इनकी रचनाएं, लेकिन यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप रिवाइज करने के लिए इनको पढ़ सकते हैं। बाकी हमने इनका सारा डिटेल में पढ़ लिया। बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, सपोर्ट कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। मैंने किसी लेक्चर के बीच में ये भी नहीं बोल पाया कि सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, ठीक है। बाय बाय।